नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं शिवेन पांडे, आपका दोस्त, आपका भाई। स्वागत करता हूं नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा में। आज हम बात करने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की। अब आपको ये सवाल उठाना है अपने मन में कि हम भारत शासन अधिनियम 1919 की आखिर बात क्यों करें। ये सवाल आपके मन में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। वाजिब है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, हमको भी सिलेक्शन लेना है, आपको भी सिलेक्शन लेना है और इस महामारी से बचते हुए घर पर सुरक्षित भी रहना है। इसलिए हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो एमपीपीएससी 2020 का जो सिलेबस चेंज हुआ है, तो आप प्री का सिलेबस उठाइए। प्री के सिलेबस में देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 एकदम क्लियर शब्दों में मेंशन किया गया है। वो राज्य व्यवस्था का भी टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री का भी टॉपिक है। इसके साथ साथ ही यह मेंस की परीक्षा में भी आता है। ठीक है, अब राज्य व्यवस्था का टॉपिक भी है, मॉडर्न हिस्ट्री का भी टॉपिक है, प्री का भी टॉपिक है, मेंस का भी टॉपिक है। इसलिए भारत शासन अधिनियम 1919 मेरे दोस्त, मेरे भाई, पढ़ना जरूरी है। तो आइए हम इसकी बात करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर पसंद आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, नहीं आने का सवाल ही नहीं उठता। यदि आप दिल से पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल शिवेन पांडे को थोड़ा थोड़ा पसंद तो करेंगे ही। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। पहला एग्जाम पॉइंट आपको ये बन जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अब कहानी ये है कि मॉन्टेग्यू कौन है, चेम्सफोर्ड कौन है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है ना। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि आखिर मॉन्टेग्यू कौन थे और चेम्सफोर्ड कौन थे। तो मॉन्टेग्यू आपके भारत के जो सचिव थे, भारत सचिव के नाम से इनको मतलब उस टाइम पर काफी फेमस किया गया था और ये भारत के सचिव थे उस टाइम पर। और चेम्सफोर्ड हमारे वायसराय थे, यानी ब्रिटिश इंडिया के वायसराय थे। और चेम्सफोर्ड आप हमारे या फिर ब्रिटिश इंडिया के क्या थे, भारत सचिव थे। भारत सचिव, आखिर सचिव की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ब्रिटिश में क्राउन की सत्ता है, फिर संसद हावी है। संसद का जो भारत का जो सचिव बनाया गया था, उनका नाम रख दिया गया था मॉन्टेग्यू। ठीक है, मॉन्टेग्यू मतलब एक व्यक्ति है। अब इन्होंने ब्रिटिश संसद पर क्या किया, भारतीयों के पक्ष में कुछ बातें की, भारतीयों पर कुछ सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए, मतलब सुधारात्मक अभियान चलाने की भी बातें की, है ना। उन्होंने कुछ ब्रिटिश संसद में बात की। कब बात की थी? अगस्त 1917 में। अगस्त 1917 में उन्होंने कुछ प्रस्ताव पारित किया कि भारतीयों के हित में कुछ काम किया जाए। भारतीयों के हित में कुछ काम किया जाए, इस उद्देश्य से ये चल दिए भारत, क्योंकि भारतीयों के हित की बात करना है तो भारत तो आना पड़ेगा। भारत आए, यहाँ पर वायसराय थे चेम्सफोर्ड से इन्होंने मुलाकात की। अब दो अंग्रेजों के बीच की मुलाकात है मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो अच्छे प्लेस पर होगी, क्योंकि अंग्रेज थोड़ा सा अच्छे वातावरण में रहना पसंद करते हैं। तो क्या हुआ, ये चेम्सफोर्ड साहब और मॉन्टेग्यू साहब शिमला चले गए। और वायसराय केवल अकेले नहीं गए, चेम्सफोर्ड अकेले नहीं गए, इन्होंने अपनी कार्यकारिणी समिति को भी ले गए। और कार्यकारिणी समिति वायसराय की और मॉन्टेग्यू भारत सचिव आपस में शिमला में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, गप्पे सप्पे लगाते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसको आगे चल के भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाएगा और लॉर्ड चेम्सफोर्ड अधिनियम या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। कहानी क्लियर हुई? ठीक है, अब इसमें कुछ बातें जो थी भारतीयों के हित की थी और कुछ बातें ऐसी थी जो भारतीयों के हित में नहीं थी। अब वो कौन सी बातें हैं जो भारतीयों के हित में थी और वो कौन सी बातें हैं जो भारतीयों के हित में नहीं थी, इसकी भी बातें हम करेंगे। लेकिन हम ये भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी टॉपिक है, इसलिए हम यह भी बात कर लेते हैं कि आखिर भारत शासन अधिनियम 1919 की आवश्यकता क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, 1919 में हाल ही में तो आया था आपका भारत शासन अधिनियम या फिर भारत परिषद अधिनियम कहिए, 1909 में ही आया था, जिसको मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अब मार्ले मिंटो अधिनियम पूरी तरह से विफल रहा, भारतीयों को मतलब संतोषजनक परिणाम नहीं दे सका। उससे भारतीय असंतुष्ट थे, क्योंकि उसमें क्या किया गया था, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन
मंडल का गठन किया गया था, पृथक निर्वाचन आयोग बना दिया गया था मुस्लिमों के लिए। यहाँ से भारत में क्या हुआ था, इंसानियत की फूट पड़ी थी मेरे दोस्त मेरे भाई। यहाँ से भारत में क्षेत्र का विवाद, क्षेत्र में कहीं अंतर तो पड़ा था, वो पड़ा था तो अलग बात है, लेकिन इंसानियत में अंग्रेजों ने फूट डाल दी। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बना दिया और भारतीयों के लिए या फिर हिंदुओं के लिए या फिर अन्य जातियों के लिए अलग, अन्य धार्मिक विचारधाराओं वाले लोगों के लिए अलग मंडल की व्यवस्था थी। अब मुस्लिम तो एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि इन्होंने हमारे लिए अलग से बनाया तो हमारे हित की भी बात की, लेकिन इनको आगे चल के 2-4 साल बाद समझ में आ गया कि इन्होंने हमारे हित की बात नहीं की है, क्योंकि मुस्लिमों के भी हितैषी अंग्रेज नहीं थे। आगे चल के मुस्लिमों को भी ये बात समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि आपको पता है खाड़ी विश्व युद्ध होता है, खाड़ी का युद्ध होता है, बाल्कन का युद्ध होता है, खिलाफत आंदोलन होता है। इससे क्या होते हैं, मुस्लिम थोड़ा सा असंतोष थे, क्योंकि अंग्रेजों का सम्मानजनक व्यवहार मुस्लिमों के प्रति उस टाइम पर भी नहीं था। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, सब हम लोग भाई भाई बढ़िया विचारधारा से रहते थे। अंग्रेजों ने आके फूट डाल दी, काफी बेकार काम किया। अब मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड वायसराय थे और मार्ले मिंटो उस टाइम का 1909 का पूरी तरह से विफल रहा। उसके बाद कई क्रांतिकारी संगठन बने देश विदेश, भारत में, जापान में, यूएसए में कई, और बर्लिन आदि में भारतीयों ने कई संगठन बनाए और अंग्रेजों के विरुद्ध एक बिगुल बजाया। यहाँ से अंग्रेज परेशान हुए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे आगे चल के, देखिए लखनऊ समझौता होता है जिसमें आपके गरम दल नरम दल सब इकट्ठा होते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग आगे चल के फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। होम रूल आंदोलन चलता है जिसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने क्या किया, एकता के सूत्र में भारत को बांधने की कोशिश की। भारत की जो इंसानियत थी, भारत के जो जनता थी, भारत के जो लोग थे, उनको एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहे थे। महाराष्ट्र में लाला लाजपत राय काफी प्रभावित थे, मद्रास में एनी बेसेंट है, ये सब मतलब एकता के सूत्र में भारतीयों को बांधने की कोशिश की जा रही थी। एक विचारधारा बन रही थी और अंग्रेज इससे परेशान थे। कई क्रांतिकारी परिवर्तन भी हो रहे थे। 1915 में गांधी जी भी आ चुके हैं और साथ साथ 1914 से ही हमको पता है प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू हुआ है। तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड व्यस्त है अब किसमें, 1914 से जो प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुई है उसमें अंग्रेज मतलब ब्रिटेन यानी इंग्लैंड व्यस्त है। तो भारत शासन अधिनियम की आवश्यकता भी इसी से क्या पड़ता है, नींव पड़ती है, क्योंकि अंग्रेज शासन प्रशासन में ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, है ना, क्योंकि वो युद्ध में व्यस्त थे। वो चाहते थे कि भारतीय भी युद्ध में हमारा साथ दें। अब भारतीयों को युद्ध में शामिल करना है, यानी भारतीयों के हित के बारे में सोचना पड़ेगा। गांधी जी भी एंट्री ले चुके हैं 1915 से। अब क्या हुआ, गांधी जी भी घर घर जाके भारतीयों को ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों का प्रथम विश्व युद्ध में साथ दो, ताकि अंग्रेज युद्ध जीते और आगे चल के भारतीयों के हित में कुछ फैसला लें। तो भारतीयों ने भी लहाया फुसलाया, मतलब अंग्रेजों ने लहाया फुसलाया और क्या किया, बढ़िया से युद्ध किया। अंत में युद्ध का जब परिणाम आया तो अंग्रेज पलट गए, वहां से आक्रोश हुआ तो फिर अंग्रेज फिर से डरे, मतलब ये सिलसिला चलता रहा। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज क्या थे, सही सलामत अपने आप को नहीं फील कर रहे थे इंडिया में। तो इन्होंने कुछ भारतीयों के पक्ष पर या भारतीयों को लहाने फटाने का काम तो करना पड़ेगा ना, इसलिए भारत शासन अधिनियम आया। ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, बहुत है, कभी फुर्सत से बात करेंगे हम इस पर। तो प्रमुख प्रावधान इस पर जो किए गए थे उसकी बात कर लेते हैं, ज्ञान पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। एक जो प्रमुख प्रावधान इसमें किया गया था, द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। केंद्र में, पहली बात आप याद रखिएगा कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 से, ठीक है। इसमें जो द्विसदनात्मक था वो क्या हुआ था, राज्य परिषद और केंद्रीय विधान सभा के रूप में विभाजित किया गया था। द्विसदन जैसे वर्तमान में लोकसभा राज्यसभा है केंद्र में, इसी टाइम पर, ठीक इसी टाइम पर, इसी मतलब जो वर्तमान में लोकसभा राज्यसभा है, इसी की भांति उस टाइम पर राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा के नाम से 2 सदन बना दिए गए। द्विसदन मतलब 2 सदन।
अब राज्य परिषद था उसको उच्च सदन और जो केंद्रीय विधानसभा था उसको निम्न सदन कहा गया। अब इसके थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो इसका जो कार्यकाल था 5 साल था और केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 साल था। अब राज्य परिषद में जो सदस्य संख्या थी 60 थी और केंद्रीय विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी थी 145 थी। कहीं कहीं 144 भी मिलता है लेकिन 145 आप सही मानेंगे। अब राज्य परिषद में जो 60 सदस्य थे 60 सदस्य में जो 34 यानी 34 सदस्य थे वो क्या हुए निर्वाचन यानी वोट के द्वारा निर्वाचित होके आते थे। और जो आपके बचते हैं लगभग 26-26 के आसपास वो क्या होते थे मनोनीत होते थे। केंद्रीय विधानसभा में भी क्या होते थे 145 यानी 145 जो टोटल सदस्य थे विधानसभा में उसमें से 104 यानी 104 सदस्य निर्वाचित होते थे यानी वोटर्स के द्वारा आते थे और शेष जो बच रहे हैं वो मनोनीत होके आते थे। अब ये तो थी द्विसदन यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था। अब द्विसदनात्मक व्यवस्था में यानी दोनों सदन में जब हम शासन करेंगे शासन की जो व्यवस्था होगी वहां से द्वैध शासन प्रणाली का निर्माण होगा यानी द्वैध शासन प्रणाली का क्या होगा आगमन होगा भारत में। तो द्वैध शासन प्रणाली यानी डायरकी का जो संस्थापक है वो कौन माने जाते हैं लियोनेल नाम लिख देता हूं लियोनेल कार्टिस। इन्होंने क्या किया भारत में या फिर इनको क्या किया जाता है द्वैध शासन प्रणाली यानी डायरकी का क्या माना जाता है जन्मदाता माना जाता है। अब डायरकी जो थी इनकी क्या थी बुक थी यानी किताब थी। डायरकी नामक किताब में इन्होंने द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था का क्या किया है जिक्र किया है। अब द्वैध शासन प्रणाली जो थी उस टाइम पर प्रांतों में आई थी। तो याद रखिएगा ध्यान से याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1919 में जो प्रांतों में थी वो द्वैध शासन प्रणाली आई थी। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था भी आई थी और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में यानी आगे चल के केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आएगी, यहां पर प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली आई थी। अब द्वैध शासन प्रणाली आखिर है क्या इसकी बात मैं बता दिया हूं क्योंकि राज्य परिषद केंद्रीय विधान परिषद ठीक इसमें दो सदन थे। दोनों सदन पर अलग अलग शासन व्यवस्था होगी। उसी शासन व्यवस्था को ही हम द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं अर्थात शासन करने का जो तरीका होगा। क्योंकि जो केंद्रीय विधानसभा है ये क्या थे इसको भी इसके विषय हुआ करते थे राज्य परिषद के विषय हुआ करते थे केंद्रीय विधान परिषद के विषय हुआ करते थे और जो प्रांतों का विषय था उसको भी आगे चल के दो भागों में बांट दिया गया था हस्तांतरित और आरक्षित यानी रिजर्व और क्या कर सकते हैं आपका ट्रांसफर्ड हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड और आरक्षित विषय यानी रिजर्व सब्जेक्ट। इन दो शाखाओं में क्या कर दिए थे अंग्रेजों ने काम को बांट दिया था। अब काम को बांट दिया था आइए इसको थोड़ा सा विस्तार समझ लेते हैं तब जाके द्वैध शासन प्रणाली आपको डायरकी अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए पहली बात तो ये याद रखना है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये रखना है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई जिसमें राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा के नाम से इनको जाना जाता था। अब इनके कितने सदस्य संख्या थे कितना कार्यकाल थे ये मैं बता चुका हूं और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद। अब राज्य परिषद यानी केंद्र में था इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं और केंद्रीय विधानसभा की भी बात अब हम नहीं कर रहे हैं। अब हम डायरेक्ट ये बात कर लेते हैं कि देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ होता है यहां से यानी प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली ये इंपॉर्टेंट है आप याद कर लीजिए इसको। अब जो प्रांतीय विषय थे ठीक है विषय यानी जैसे संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची यदि विषय हैं हमारे 7वीं अनुसूची में है ना
उसी तरह से ये सब्जेक्ट थे, अर्थात सब्जेक्ट यानी विषय, किसमें केंद्र काम करेगा, किसमें राज्य काम करेगा, किसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे, ये विषय कहलाते हैं। इसमें विषय का जो विभाजन था, तो प्रांतीय विषयों को यानी राज्यों का जो प्रांतीय विषय था उसको दो भागों में बांटा गया था। एक को कहते हैं हस्तांतरित, दूसरे को कहते हैं आरक्षित। अब अंग्रेजी में भी जान लीजिए, हस्तांतरित को यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और आरक्षित को यानी रिजर्व सब्जेक्ट कहा जाता था। अब हस्तांतरित में यानी ट्रांसफर्ड हो जाते थे, रिजर्व मतलब उसको सुरक्षित कर लिया अंग्रेजों ने। तो क्या क्या सुरक्षित कर लिया, पहले उसकी बातें कर लेते हैं। आरक्षित विषय यानी रिजर्व कर लिया था अंग्रेजों ने, जो उसका क्या क्या था, उसमें रक्षा प्रणाली, विदेशी मामले, वित्त, पैसा वाला वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस व्यवस्था, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र। देखिए सारे जरूरी चीज उन्होंने, आवश्यक चीजों को उन्होंने आरक्षित कर लिया यानी रिजर्व कर लिया, उस पर वो ही काम करेंगे। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका राजस्व है, रक्षा प्रणाली है, विदेशी मामले है, भूमि कर है, न्याय पुलिस है, मतलब न्याय प्रणाली भी है, पुलिस भी है, पेंशन भी है, छापा खाना भी है, समाचार पत्र भी है। ये सब रिजर्व कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं जिस पर क्या काम करेगा, अंग्रेजों ने अपने लिए इसको रिजर्व कर लिया। अब इसका जो संचालक है, देखिए रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, यानी आपका ट्रांसफर्ड और रिजर्व दोनों का संचालन तो गवर्नर जनरल करेगा, लेकिन गवर्नर जनरल के साथ साथ कुछ और लोग भी काम करेंगे, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो हम आरक्षित विषय की बात कर रहे हैं, तो इसका संचालन तो आपका गवर्नर जनरल ही करता है यानी वायसराय, लेकिन उसकी कार्यकारिणी परिषद थी, जो कार्यकारिणी परिषद है जो गवर्नर जनरल की, वो उसके माध्यम से क्या करता था, राजस्व, न्याय और वित्त की क्या करता था, व्यवस्था करता था, गवर्निंग बॉडी की तरह काम करता था। यानी यहाँ पर जो ये उसके जो क्या करते थे, जो भारत के यानी जो क्या, सॉरी माफी चाहूंगा, जो संचालन गवर्नर था यानी गवर्नर के द्वारा तो संचालित होता था, ये भी यानी संचालित यानी ट्रांसफर्ड विषय भी और रिजर्व विषय दोनों गवर्नर जनरल के द्वारा ही संचालित होते थे। लेकिन जो हस्तांतरित विषय थे उसमें गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत के जो मंत्री होते थे वो भी थे। अब वो जो भारत के मंत्री होते थे वो क्या होते थे, उत्तरदायी होते थे, मतलब कुछ भी काम करते हैं तो उनको जवाब देना होता था। और यहाँ पर जो कार्यकारिणी परिषद थी ये कुछ काम करती तो इनको जवाब नहीं देना पड़ता था, ये थोड़ा सा अंतर था। ठीक है, तो जो रिजर्व विषय थे ये आपको समझ में आ गया, ट्रांसफर्ड विषय था। इन विषयों का संचालन गवर्नर तथा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद की सहायता से होता था। अर्थात यहाँ पर जो मंत्री परिषद थे वो गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे। ये बात आपको कान खोल के समझ लेनी है, मेन अंतर यही है। हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड और आरक्षित विषय में मेन अंतर ये है कि दोनों जगह तो कौन था, गवर्नर जनरल था, लेकिन आरक्षित यानी रिजर्व कैटेगरी वाले विषय में उसकी जो कार्यकारिणी परिषद थी वो उत्तरदायी नहीं थी, मतलब उसको ज्यादा जवाब नहीं देना पड़ता था क्योंकि सब अंग्रेज ही थे ना। अब ये तो सब अंग्रेज थे तो क्या जवाब देंगे, सब बढ़िया खाएंगे पिएंगे। और हस्तांतरित में यानी कुछ भारतीय मंत्री भी शामिल किए गए थे इसमें, जिनको गवर्नर जनरल को जवाब देना पड़ता था, हिसाब किताब देना पड़ता था कुछ भी काम करने से पहले। लेकिन इनके लिए विषय भी बहुत मतलब ज्यादा जरूरी वाले नहीं थे, हालांकि जरूरी कह सकते हैं, लेकिन कैसे, शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन एवं नियंत्रण। ये देखिए आवश्यक चीजें तो हैं, लेकिन जब पैसा आएगा, जब फंड आएगा, जब व्यवस्था होगी ऊपर से, तब ना ये आवश्यक विषय होंगे। देखिए शिक्षा एक आवश्यक विषय है, लेकिन जब शिक्षा मंत्रालय ही साथ ना दे तो आवश्यक विषय रहा है, लेकिन काम कैसे होगा। तो अंग्रेजों ने फंडिंग की व्यवस्था तो अपने पास रख ली, लेकिन गायब। ठीक है, तो ये था मेन अंतर, और इसी को कहते थे, यही जो शासन की व्यवस्था थी इसी को द्वैध शासन प्रणाली किया गया था। और इसका जिक्र लियोनेल कार्टिस ने अपनी बुक डायरेक्टी में किया था।
अब निर्वाचक क्षेत्रों को दो भागों में बांटा गया था, ये भी एक सामान्य बात थी। निर्वाचक क्षेत्रों को दो भागों में बांटा गया था, एक था सामान्य, दूसरा था विशिष्ट। सामान्य और विशिष्ट, विशिष्ट में अंग्रेज लोग अपने लिए अलग से वोट डालने की व्यवस्था करवा लिए थे और भी कुछ बातें की गई थी, उसको हम बात देखते हैं। इसमें जो एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 में केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। ये भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब एग्जाम पॉइंट से और कुछ बातें हम जान लेते हैं कि इस अधिनियम में पहली बार भारत की जो महिलाएं थी उनको वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। वोट डालने का अधिकार किनको दे दिया गया था? महिलाओं को। प्रांतों में द्वैध शासन आ गई, ये तो आपको पता है। और ये जो विषय थे ये कैसे काम कर रहा है भारत पर, कैसे ये अधिनियम काम कर रहा है, इसके लिए 10 साल बाद क्या आनी थी, एक आयोग आने वाला था जो साइमन कमीशन आयोग आगे चल के 1927-28 के आसपास आएगा, वो इसी के तहत आया था। क्योंकि 10 साल बाद इसकी क्या करनी थी, जांच विवेचना करनी थी। सन जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन आया था जिसका विरोध हुआ था। लाला लाजपत राय बुरी तरह से पीट पीट कर मार दिए गए थे 1793 से। अब 1793 से जो भारत का सचिव था उसका जो खर्चा था वो भारत के राजस्व से दिया जाता था, लेकिन अब भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत अब ये जो खर्चा है ब्रिटिश के संसद के द्वारा दिया जाएगा या फिर ब्रिटिश राजस्व के द्वारा दिया जाएगा। अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात थी, क्योंकि अभी जो खर्चा था भारत सचिव को भारत का राजस्व से देना पड़ता था, लेकिन अब ब्रिटिश के राजस्व से दिया जाएगा, ये तो चलो अच्छी बात थी। अब अच्छी बात थी तो अंग्रेज इसमें क्या किए, अपने सदस्यों की संख्या थी जो मतलब भारत सचिव की जो सदस्य संख्या थी उस समिति में, उसकी सदस्य संख्या को उन्होंने घटा दी ताकि वेतन वेतन थोड़ा सा कम दिया जाए। तो सदस्य संख्या जो थी 8 से 12 कर दी गई। पहले तो 15, 20, 25 ऐसे हुआ करती थी। अब इस अधिनियम में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों पर भी लागू किया गया। पहले क्या था, माले मिंटो में क्या किया गया था, मुस्लिमों पर लागू किया गया था, यहाँ पर सिखों पर लागू किया गया। और विशिष्ट अंग्रेजों ने अपने लिए बनाए, एंग्लो इंडियन के लिए अलग से बनवाए, साथ में मद्रास में गैर ब्राह्मण थे उनके लिए भी अलग से व्यवस्था करवाई। भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। सीएजी का पद चलो यहां से आ गया, है ना। अब भारत में जो पहली बार उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी इसी अधिनियम के तहत की गई थी। उत्तरदायी शासन व्यवस्था यानी स्वशासन व्यवस्था, यानी भारत को स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट क्या होता है, यानी ऐसा स्टेट बना देंगे जो स्वयं शासन करेगा, स्वयं राज्य चलाएगा, है ना। ऐसी मतलब स्वतंत्र रहेगा, स्वशासन। जो स्वराज था ना, कहा करते थे ना बाल गंगाधर तिलक, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो स्वराज ही तो दिया था अंग्रेजों ने यहाँ से। लेकिन कैसा स्वराज, जब खुश ही नहीं थे हम लोग। तो ये स्वराज की भावना मतलब यहाँ से क्या किया था अंग्रेजों ने, अपनी तरफ से पूरा कर दिया था कि स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट का दर्जा भारत को दे दिया गया था। भारत सचिव के लिए एक हाई कमिश्नर की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ये भारत शासन अधिनियम 1919 की बेसिक कहानी है, इससे ज्यादा इसमें नहीं आता। आइए हम पूरे भारत शासन अधिनियम को रिव्यू कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। बने रहिए मेरे साथ, शिवन पांडे के साथ बने रहिए। पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बोर मत होइए। देखिए क्या क्या मेन चीजें हैं। सबसे पहले माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। माउंटेन्यू भारत के सचिव थे, चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। केंद्र में क्या हुआ, द्विसदनात्मक व्यवस्थाई विधानसभा, आपके राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद के नाम से दो द्विसदनात्मक व्यवस्था आई। अब केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था आई, प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली का जन्म हुआ। द्वैध शासन प्रणाली के जो जनक हैं, जन्मदाता हैं, लियोनेल कार्टिस है। ये भी बात आपको क्लियर हुई। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। साथ में लोक सेवा आयोग का गठन भी हुआ। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ इस अधिनियम के तहत। ये बात मैंने आपको अभी नहीं बताई है क्योंकि इसको मैं विस्तार से भी पढ़ा चुका हूँ। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। इसका जो अब क्या था, भारत सचिव का जो राजस्व था
वो भारत के राजस्व से ना देकर ब्रिटिश के राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया भारत को। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की गई। और निर्वाचन मंडल जो क्या था, सांप्रदायिक आधार पर भी बांटा गया। सिखों पर इसको अलग से लागू किया गया। पंजाब के जो सिख थे एंग्लो इंडियन के लिए अलग से बनाया गया। विशिष्ट लोगों के लिए अलग से बनाया गया। विशिष्ट लोग कौन थे? अंग्रेज ही थे, उन्होंने अपने लिए अलग से बनवाया। और मद्रास के गैर ब्राह्मण लोग जो थे उनको लिए भी अलग से बनाया। भारत के सचिव के लिए एक जो भारत का जो सचिव था उसकी जो समिति थी उसमें सदस्य संख्या इसने घटा दी, क्योंकि अब जो वित्त का भार था, मतलब जो राजस्व का भार था, वो किसमें? ब्रिटिश राजस्व में चला गया। तो उसने अपनी सदस्य संख्या घटा ली थी। ठीक है, सदस्य संख्या 8 से 12 कर ली थी, ये भी आपको याद रखना है। और सदस्य संख्या तो हटा ली, मतलब कम कर ली, लेकिन एक कमिश्नर भी इस अपनी सहायता के लिए इन्होंने नियुक्त किया। तो भारत सचिव के लिए एक हाई कमिश्नर की व्यवस्था भी इस अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 की कहानी है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए शिवेन पांडे के नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा को। ठीक है, धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।